ठीक है। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या समझना है। पहला पॉइंट समझना है डू प्लांट्स ब्रीथ। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा ग्लाइकोलाइसिस। तीसरा होगा फर्मेंटेशन। चौथा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। पांचवा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। छठा एम्फीबोलिक पाथवे और सातवां रेस्पिरेटरी क्वोशंट। ठीक है। So all of us breathe to live, but why is breathing so essential to life? ठीक है, सवाल उठना चाहिए कि हम सांस तो लेते हैं, बट वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या होता है जब हम ब्रीथ कर रहे हैं? टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ। कहने का मतलब क्या जितने भी जीव जंतु हैं सब ब्रीदिंग कर रहा है? और अगर कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये सवाल उठता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, एनर्जी चाहिए, चाहे आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, या फिर सिर्फ सांस लेने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं वहीं से आता है। तो हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? कहने का मतलब हम जो खाना खा रहे हैं वो एनर्जी में तब्दील कैसे हुआ, और फिर वो कैसे एनर्जी यूटिलाइज होता है? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? बहुत सारे सवाल है। क्या जो भी हम खा रहे हैं सब बराबर अमाउंट ऑफ कैलोरी दे रहा है हमको? क्या प्लांट्स भी खाते हैं? वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? फिर माइक्रोब्स का है, वो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल करते हैं, वो क्या खाते हैं? ठीक है, तो काफी सारे सवाल है जिनका जवाब आज तक लिया जा रहा है. So you may wonder at the several questions raised above. They may be very disconnected, but in reality, the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. ठीक है, हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि खाने से जो हमको एनर्जी मिलता है वो एनर्जी फिर सेल्स यूटिलाइज करते हैं. ये सब इंटरकनेक्टेड है. So let us now understand how this happens. All the energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. ठीक है. Only green plants and cyanobacteria can prepare their own food. ये बार बार आप जान रहे हैं, जो ऑटोट्रॉप से वो ही खाना बना सकता है. So green plants and cyanobacteria, blue-green algae can prepare their own food by the process of photosynthesis, in which they trap light energy, convert light energy to chemical energy, which must be stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose, and starch. ठीक है, तो ये सब हम लोग जान रहे हैं. We must remember that in green plants too, not all cells, tissues, and organs photosynthesize. ठीक है, सारे cells तो photosynthesis नहीं करते हैं. Only those cells which contain chloroplast, हाँ, जिनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है सिर्फ वही photosynthesize कर सकता है. So that are most often located in the superficial layers and they carry out photosynthesis. So even in green plants and other organs, tissues and cells that are non-green, उनको भी आपको फूड चाहिए फॉर ऑक्सीडेशन. ठीक है, जो नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Hence, food has to be translocated to all non-green parts. ठीक है, तो ये आप ट्रांसलोकेशन आप देख चुके हैं कैसे होता है, फ्लोइंग का, पानी का, मिनरल्स का. ठीक है, मूवमेंट कैसे हो रहा है. Animals, on the other hand, they are heterotrophic, means they cannot prepare their own food, so they will have to depend on plants directly. If they directly depend on plants for food, so they are called herbivores, or indirectly, then they are called carnivores. उसी तरह saprophytes जैसे कि फंगस हैं, so they depend on dead and decaying matter. तो ये आपको पता है. What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life processes comes from photosynthesis. ठीक है, तो कुछ भी हो रहा है उसके लिए photosynthesis important है. So this chapter deals with cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cell
to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस तरीके से फूड मटेरियल जो है एक सेल के भीतर टूटता है, कैसे उससे एनर्जी रिलीज होती है और कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है। Photosynthesis of course takes place within the chloroplasts in eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in cytoplasm and in mitochondria, which is also in eukaryote. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था, बट ये जो ब्रेकडाउन है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का और एनर्जी का एटीपी का सिंथेसिस, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। So the breaking of the carbon-carbon single bonds of complex compounds through oxidation within the cell, leading to release of considerable amount of energy is called respiration. तो respiration का technical definition क्या हो गया कि respiration is a process in which there is breakdown of carbon-carbon single bonds which are present in complex compounds through means of oxidation, leading to release of energy. ठीक है, for further utility. The compounds that are oxidized during this process are called respiratory substrate. तो respiration process में जिन compounds का breakdown होता है और energy release होती है, उनको हम substrate कहते हैं. So usually carbohydrates are oxidized to release energy. ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा which is the main respiratory substrate? Answer is carbohydrate. लेकिन proteins, fats, even organic acids can be used as a respiratory substances in some plants under certain conditions. तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, बट इसके अलावा प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का काम कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन आएगा आपसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ऊपर. ठीक है, तो इसको मैं एरो मार्क कर दिया. So during oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step. ठीक है, अब मान लीजिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो एक साथ सारा एनर्जी रिलीज थोड़ी होगा, एक ही स्टेप में तो होगा नहीं. इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. ठीक है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. सो दिस इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लोली स्टेप वाइज रिएक्शंस व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. तो हर एक स्टेप जो है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होता है एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में आपको मिलेगा. दैट्स व्हाई एटीपी इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ द सेल. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation of respiratory substrates is not used directly, but it is used to synthesize ATP. ठीक है, तो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टूटा और टूट करके वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया. अब जब भी सेल को जरूरत पड़ेगी ये एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और उसको एनर्जी, वो जो एटीपी के अंदर ट्रैप्ड है उसको सेल यूटिलाइज कर सकता है. Hence, we can say that ATP acts as the energy currency of the cell. ठीक है, ये उसी तरीके का है जैसे आप 100 रुपए का नोट लेकर बाजार से कुछ खरीद सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एटीपी वही काम कर रहा है, वो सेल के लिए एक एनर्जी करेंसी का काम करता है. So this is the second question which that they may ask. So first question is about respiratory substrate और वहां से जो क्वेश्चन आता है वो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछेगा, कार्बोहाइड्रेट. दूसरा क्वेश्चन पूछेगा नेम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सो दिस इज एटीपी, adenosine triphosphate. So this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organisms, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursors for biosynthesis of other molecules in the cell. ठीक है, तो कहने का मतलब इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, यहाँ पे भी यही हो रहा है. आप जो एनर्जी एटीपी के अंदर ट्रैप्ड है उसको आप बहुत सारे प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, फिर धीरे धीरे ये जो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब मिलके आपका बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेटिक पाथवे में
ऑपरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहला, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, और दूसरा, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, डू प्लांट्स ब्रीथ। ठीक है, वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो करेक्ट। ठीक है, yes, plants require oxygen for respiration to occur and they also give out CO2। ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। So they have systems in place to ensure availability of oxygen। ठीक है, तो प्लांट में एक सिस्टम है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विलिब्रियम पे काम कर रहा होता है। So plants, unlike animals, have no specialized organs for gaseous exchange, but they have stomata and lenticels for this purpose। ठीक है, अब हमारे जैसे लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स में आपको ब्रोंकायोल्स मिल रहा है जहाँ पे एक गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। प्लांट में उस टाइप का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो है नहीं, लेकिन उनमें आप देख रहे हो स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, लेंटी सेल्स आप पढ़े थे। ये दो मैकेनिज्म है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। Name the organs present in plants that is used as O2 CO2 exchange for a O2 CO2 exchange purpose. Answer is the stomata and lenticels। So there are seven why plants can get along without respiratory organs। आखिर एवोल्यूशनरी प्रोसेस में उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं मिला जैसे जानवरों को मिला हुआ है? हाँ? पहला, each plant part takes care of its own gaseous exchange। ठीक है, so there is very little transport of gases from one plant part to another। कहने का मतलब हर एक प्लांट का अलग अलग हिस्सा अपना जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो नीड है उसको फुलफिल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैस का, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब अपना अपना, मतलब दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। सो ओवरऑल दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। सेकेंडली, प्लांट्स डू नॉट रिप्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। रूट्स, stems and leaves, they respire at rates far lower than animals do। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं, चाहे पत्ता हो, जड़ हो, तना हो, ये क्या कर रहा है, एनिमल से इनका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत कम है। लेकिन जब आप प्लांट फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है डे टाइम, देन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज्ड। लेकिन फिर भी हर एक पत्ता के पास अपना एक सिस्टम है which is well adapted to take care of its needs during this period। ठीक है, तो अपना ख्याल रख सकता है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना उसको दरकार है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना रिलीज करेगा। कहने का मतलब है इट्स अ फुल proof mechanism which is at work in plants। So when cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells because oxygen is released within the cell। उसको कहीं बाहर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए, उसको ऑक्सीजन सेल के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम। थर्ड फैक्टर क्या है, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। ठीक है, आपको पहले बताया गया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं। नॉर्मली जो डिफ्यूजन है वो शॉर्ट डिस्टेंस फेनोमेनन, और गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो डिफ्यूजन के जरिए होगा। तो बहुत ज्यादा दूर तक ये गैसेस जा नहीं सकते। So each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर से कनेक्शन बरकरार रहता है। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता रहे। सो दिस इज ट्रू फॉर लीव्स। यू मे आस्क, पत्तों के लिए तो ठीक है, वो एक्सपोज है एटमॉस्फेयर से, लेकिन व्हाट अबाउट द थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट्स? जड़ तो अंदर है, और जो मान लीजिए कोई तना काफी थिक है, तो वहां पे क्या होगा? ठीक है, so in stems the living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark। they also have certain openings which is called lenticels। ठीक है,
तो लेंटिसेल्स एक प्रोविजन है जो कि गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है. The cells in the interior are dead. They provide only mechanical support. Thus, most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. ठीक है, तो atmospheric contact maintained रहता है. So this is also facilitated by loose packing of parenchyma cells in leaves, stems, and roots, which provide an interconnected network of air spaces. ठीक है, तो ये जो पैरेनकाइमेटिक का स्ट्रक्चर है लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, और यहाँ पे आप पढ़े थे यहाँ पे एयर स्पेसेस भी होता है, तो इसके कारण कनेक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहती है. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों गैसियस डिफ्यूजन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फेनोमिनन नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस फेनोमिनन है, कारण बताइए. ठीक है, तो कारण यही है कि एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट थ्रू दी ऑल दीज मैकेनिज्म्स बरकरार रहेगा. वो लेंटिसेल्स होगा, स्टोमेटल एक्सचेंज होगा, फिर ये आपका लूज पैकिंग ऑफ पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं जिनमें इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस मौजूद है. ठीक है, तो सेल्स पे बर्डन नहीं है कि उसको ऑक्सीजन कहीं दूसरे जगह से मंगाना है, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है एक तरह से, प्लांट सिस्टम. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं. So the complete combustion of glucose, which produces CO2 and H2O as end products, yields energy, most of which is given out as heat. ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन के रूप में. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O. ठीक है, प्लस एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं या कंबस्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपको CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है, प्लस काफी अच्छे अमाउंट में आपको एनर्जी भी मिल रहा है. ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों इक्वेशंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, ये जो एनर्जी निकल रही है, तो द सेल शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर्स. कहने का मतलब बायोसिंथेसिस में यूज हो जाना चाहिए. ठीक है, so the strategy that this plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए एनर्जी निकला और सारा एनर्जी एज अ हीट फॉर्म में निकल गया तो वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज एनर्जी हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन द बायोसिंथेटिक पाथवे आल्सो. तो इस तरीके से प्लांट मेंटेन करता है कि सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में emanate ना हो. So the key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that energy released can be coupled to ATP synthesis. And how this is done so is the story of respiration. ठीक है, तो कहने का मतलब एक स्टेप में ये एनर्जी नहीं बनता है, छोटे छोटे मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं जिनमें कपलिंग होती है रिएक्शंस का, और फिर फाइनली एटीपी सिंथेसाइज होता है. ठीक है, और ये एटीपी भी फ्री नहीं है, जब सेल को जरूरत पड़ेगी तब वो एटीपी को एज करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी यही थी कि प्लांट एनर्जी को यूटिलाइज करे अच्छे ढंग से और लॉस जो हो मिनिमल हो. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड and carbon dioxide, water and energy are released as products. तो ये आप रिएक्शन देख के ही आपको लिख रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट है ऑक्सीजन और ग्लूकोज. अब प्रोडक्ट आपका CO2, H2 और वाटर और एनर्जी. The combustion requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. ठीक है, कहने का मतलब एनॉक्सिक कंडीशंस हो सकता है जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो. ठीक है, एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स आप बोल सकते हो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. So there are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. तो हम कह सकते हैं कि जब धरती बना होगा और एटमॉस्फेयर बना होगा तो जो अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर जो होगा वो ऑक्सीजन लेस होगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा वहां, इट लैक्ड इन ऑक्सीजन. ठीक है,
इट हैड अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैकिंग ऑक्सीजन, लैक्स ऑक्सीजन। इसका मतलब द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, ठीक है, तो ये टर्म है जो आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, even among presently living organisms we know of several that are adapted to anaerobic conditions। anaerobic conditions का मतलब मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं है उपलब्ध। ठीक है, अब इसमें भी दो तरीके के हैं, some of these organisms are facultative anaerobic, हाँ, and for some other requirement is obligate। तो दो टर्म यहाँ है, facultative and obligate। ऑब्लिगेट का मतलब है उसको ऑक्सीजन नहीं ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन मिला तो मर जाएगा। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब फर्क नहीं पड़ता उसको, ऑक्सीजन है नहीं, उसका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्लिगेट मीन्स ऑब्लिगेट, टर्म ही ऑब्लिगेटरी, आपको करना ही है, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन उसको थोड़ा सा भी मिलेगा ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, सो इट्स डेट्रीमेंटल टू देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको यहाँ समझना है। ऑब्लिगेट मीन्स एब्सोल्युटली इसेंशियल रिक्वायरमेंट, फैकल्टेटिव मीन्स नॉट सो इसेंशियल, रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen, and this breakdown of glucose to pyruvate is called glycolysis। ठीक है, ये जो ग्लूकोज को हम तोड़ रहे हैं मल्टी स्टेप रिएक्शन में, ठीक है, और फाइनली हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो अभी तक आपको समझ में आया है? हेलो, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस मीनिंग सुगर। ठीक है, एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। ठीक है, दिस स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्पटन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे पार्नास। इसीलिए इसको हम लोग ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, एम्पटन, मेयरहोफ, पार्नास पाथवे। तो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है साइंटिस्ट लोग के नाम पे, ईएमपी पाथवे इसको बोला जाता है। ठीक है, इन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है या ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जहां एनएरोब्स हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, सो इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सब जगह होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। ठीक है, तो सेल साइटोप्लाज्म और सब में होता है। ठीक है, in this process glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज लिया, फाइनली इट एंड्स अप विथ two molecules of pyruvate। In plants this glucose is derived from sucrose, ठीक है, which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrate। ठीक है, तो कहने का मतलब सुक्रोज है या जो भी फॉर्म में स्टोर किया हुआ है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद ये ग्लूकोज फिर ईएमपी पाथवे के जरिए पाइरुवेट बनाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, मान लेते सुक्रोज के फॉर्म में स्टोरेज है, तो ये सुक्रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ठीक है, तो सुक्रोज अगर है तो वो इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में टूट जाएगा, किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स।
so they can enter the glycolytic pathway. ठीक है? So glucose and fructose are phosphorylated to give glucose 6 phosphate by activity of the enzyme hexokinase. ठीक है? यहाँ पे अब आपको समझना है ये जो दिया है, ठीक है, डायग्राम ग्लाइकोलाइसिस का, फिगर 14.1 which mentions the steps of glycolysis. ठीक है? यहाँ पे अब आपको समझना है, फर्स्ट स्टेप देखिए, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ठीक है? अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो ग्लूकोज है, एक एटीपी की मदद से इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी टूट रहा है तो एडीपी प्लस पीआई बनेगा, और वो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है वो फॉस्फोराइलेट करेगा ग्लूकोज को, तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है? अब यहाँ पे जो एंजाइम का इस्तेमाल होता है, इस एंजाइम का नाम यहाँ पे आपको हेक्सोकाइनेज दिया हुआ है. ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंजाइम का नाम, क्योंकि एंजाइम का नाम काफी इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट स्टेज में एक जो एंजाइम है जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है या फॉस्फोराइलेट कर रहा है, उसको हेक्सोकाइनेज बोलते हैं. ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए, आपका ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. ठीक है? अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर वो सेकेंड स्टेप में बन रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है? ये आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों 6 कार्बन कंपाउंड. सो दिस इज डन बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज, क्योंकि आइसोमेराइजेशन रिएक्शन. So this is brought by the enzyme phosphoglucose isomerase. ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट है ये. तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द रिएक्शन विच इज आइसोमेराइजेशन. तो दिस इज द रिएक्शन टू फॉस्फेट. अब देखिए आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया. अगेन दिस इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. अब यहाँ पे फिर स्टेप में एक एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है? तो फिर से फॉस्फोराइलेशन हो रही है, और अब आपका सेकेंड टाइप क्या बना, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. ठीक है? तो ये इसके लिए कौन सा एंजाइम है आपका, पीएफके बोलते हैं उसको, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज. फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज. ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में पीएफके भी बोलेंगे. ठीक है? काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन करता है, जो मतलब वो फॉस्फेट ऐड करेगा. आप देखिए नेज, तो वो क्या किया, ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, तो ग्लूकोज 6 पोजीशन पे किया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फिर से वो एक फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस किया, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया, तो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट. और ये एंजाइम जो है एटीपी को यूटिलाइज करेगा. फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा कहाँ से, एटीपी में ही, एटीपी से ही मिलेगा. ठीक है? अब देखिए फॉस्फ्रुक्टोज 1,6 इस फॉस्फेट बन गया आपका. अब ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ट्रायोज फॉस्फेट. ठीक है? तो दो तरह के आपको ट्रायोज फॉस्फेट मिल रहे हैं. एक मिल रहा है आपको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा मिल रहा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ठीक है? तो इसके लिए जो एंजाइम आपका है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोज. ठीक है? तो ये एल्डोज क्या करेगा, इसको तोड़ दिया, इसमें ट्रायोज बनाया वो,
G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या होता है, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आइसोमेराइज कर जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं TPI, TPI, ठीक है, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ठीक है। क्योंकि ये भी रेजिस्टेंट रिएक्शन है, आप देख रहे हैं 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस ट्रायोज फॉस्फेट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रोसीजर जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चलेगा, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब यहाँ पे एक NAD+ इस्तेमाल हुआ, ठीक है, तो इट गिव्स NADH+ NH+, मतलब NADH2 मिला। और ये जो आपका एंजाइम जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, तो गैप DH उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है, गैप DH। तो दिस गैप DH इज, देखो ऊपर DH का मतलब डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये ग्लिसरल डिहाइड गैप डीएच जो है ग्लिसरल फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज किया गया, ये आपका कन्वर्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स जिस बना रहा है 3 BPG, 1,3 BPG बनाया ये बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में BPG या BPG हम लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बना, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, एंजाइम था गैप DH। अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये क्या कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे ATP बन रहा है, देखिए ADP से ATP बन रहा है, तो टिक कीजिए क्योंकि ये फर्स्ट रिएक्शन है जहाँ ATP बन रहा है, ये दोनों रिएक्शन काइनेजेस थे जहाँ ATP कंज्यूम हो रहा था, यहाँ ATP बन रहा है। सो दिस इज brought about by the enzyme phosphoglycerate kinase, ठीक है, phosphoglycerate kinase, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब देखिए यहाँ 2 मॉलिक्यूल सब बने हुए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, इसके लिए क्या है आपका 3 पोजीशन से 2 पोजीशन पे जा रहा है, इसका मतलब म्यूटेजेज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, जो इस रिएक्शन को वर्कआउट करे, फॉस्फोग्लिसरेट म्यू, ठीक है। अब देखिए 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, अब ये 2 फॉस्फो का बन रहा है फॉस्फोइनॉल PEP, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट PEP बन रहा है, और यहाँ पे जो एंजाइम आपका लगता है
उसको बोलते हैं इनोलेज। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वाटर रिलीज हो रहा है, यहाँ देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में देखिए आपका फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से आपका पाइरुविक एसिड बन रहा है और अगेन आपका एटीपी रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा पाइरुवेट काइनेज। काइनेज का काम है ये पाइरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के ऑल द 10 स्टेप्स और एंजाइम के साथ और उनका फंक्शन। ठीक है, एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें तो आप देखिए कि आपको ग्लूकोज चाहिए विच विल एंटर इनटू दिस ईएमपी पाथवे। अब एक सुक्रोज से आ सकता है, तो सुक्रोज आपका टूटा ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। एंजाइम आप जानते हैं इन्वर्टेज, ये ग्लूकोज एंटर किया पाथवे में और एटीपी कंज्यूम करके यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो यू गेट ग्लूकोज 6 phosphate, then glucose 6 phosphate then isomerizes in presence of phosphoglucose isomerase to form fructose 6 phosphate, then fructose 6 phosphate से fructose 1,6 bis phosphate बन रहा है, मतलब एक एटीपी phosphorylation reaction है, so 1 ATP will be utilized, so this will form fructose phosphofructokinase PFK। अब यहाँ पे fructose 1,6 bis phosphate आपका बन गया, it will be acted upon by the enzyme fructose bis phosphate aldose। तो ये अल्डोज क्या करेगा, इसको तोड़ देगा ट्रायोज फॉस्फेट में। दो तरह के ट्रायोजेस बनेंगे आपको ट्रायोज फॉस्फेट, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। ठीक है, बोथ आर 3 कार्बन कंपाउंड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 कार्बन था फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट को टूटा 2 भाग में, 3 कार्बन G3P और 3 कार्बन DHAP में। ठीक है, अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज और G3P है, ये ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज से एक दूसरे में ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं, बिकॉज दिस इज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फर्दर रिएक्शन विल बी ब्रॉट अबाउट बाय ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन का एडिशन आपको हो रहा है Na+, तो NADH2 बन रहा है आपका, तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस 1,3-BPG पे फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज काम करेगा और आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, और यहाँ दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर एटीपी इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, दिस इज एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम म्यूटेजेस, तो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन रहा है, दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। और इस एंजाइम एंजाइमेटिक रिएक्शन का खासियत क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और फाइनली पीईपी से आप पाइरुवेट काइनेज जो है वो एक्ट करता है और आपका यूरिक एसिड बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स आप देखिए, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, आपको वी स्टार्टेड विद 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, एंडेड अप विद 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 जगह ऐसा है जहाँ पे एटीपी इस्तेमाल हो रहा है, और 2 जगह ऐसा है जहाँ एटीपी रिलीज हो रहा है, और एक जगह ऐसा है जहाँ NADH2 रिलीज हो रहा है, एक जगह ऐसा है जहाँ वाटर रिलीज हो रहा है, 2 जगह ऐसा है जहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमको इसको याद रखना पड़ता है अलग अलग। ठीक है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ये लोग कि आइसोमेराइजेशन वाले स्टेप्स कौन से हैं, काइनेजेस कहाँ कहाँ यूज हुए, इनोलेज क्या करता है, म्यूटेज कौन सा रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से देखते हैं टेक्स्ट में आपका क्या लिखता है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दे आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव rise to glucose 6 phosphate by activity of enzyme hexokinases. We have seen this. So this phosphorylated form of glucose then isomerizes to use fructose 6 phosphate. Okay, so this is done by phosphoglucose isomerase. We have seen it. Subsequent steps of metabolism glucose and fructose are same. So the various steps of glycolysis in the figure 14.1. In glycolysis, there is a chain of 10 which occur under control of 10 different enzymes. Okay? So ultimately, pyruvic acid is formed from glucose. So while studying the steps of glucose, please note the steps at which utilization or synthesis of ATP
और NADH टू टेक प्लेस। तो आपको हम पहले बताएं, 2 स्टेप में आपका ATP रिलीज हो रहा है, 2 में ATP कंज्यूम हो रहा है और 1 स्टेप में NADH टू रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये सब आपको नोट डाउन कर लेना पड़ेगा। किस स्टेप में वाटर रिलीज हो रहा है वो भी देखना है, कौन से स्टेप आइसोमेराइजेशन के हैं, कौन सा म्यूटेजेस इस्तेमाल कर रहा है। सो को याद रखना है उस हिसाब से। सो एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज टू, दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। पहला जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बन रहा है, और दूसरा जब फ्रुक्टोज फिर से फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट में है। एटीपी फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट इज स्प्लिट इन DHA and 3-phosphoglycerol PGL. One step where there is one NAD plus, so this is when phosphoglycerol DHA is converted to 1,3-glyceric acid. ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। So 2 redox equivalents are removed in the form of 2 hydrogen atoms from PGL and transferred to a molecule of NAD+. Phosphoglyceraldehyde is oxidized with inorganic phosphate, convert into bis-phosphoglyceric acid, and this BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy building process. यहाँ पे आप देख सकते हैं BP13 BPGA से आपका 3-PGA बना, phosphoglycerate बना, तो वहाँ पे आपका ATP बन रहा है। So this is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of phosphoinositide to by last step है, वहाँ पे भी आपका ATP बन रहा है। तो ओवरऑल 4 स्टेप ऐसे हैं जहाँ पे ATP या तो 2 स्टेप बन रहा है, 2 स्टेप रिलीज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है और रिलीज हो रहा है, और एक स्टेप जहाँ पे NADH2 रिलीज होता है, एक स्टेप जहाँ वाटर रिलीज होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, so can you then calculate how many ATP molecules would be directly synthesized in this pathway from one glucose molecule? ठीक है, ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा कि कितने जो ATP मॉलिक्यूल हैं वो आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आपका समरी होना चाहिए। ये जो समरी ऑफ रिएक्शंस हैं इसको हम लोग लिखेंगे। आपने क्या लिया था, सबसे पहले ग्लूकोज लिया था, इसको लीजिए, यू टुक ग्लूकोज। ठीक है, ये समरी है। और आपने और क्या यूटिलाइज किया, NAD+ भी इस्तेमाल किया आपने, 2 ATP इस्तेमाल किया, तो 2 ATP लिख लेते हैं। टू NAD+, और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये आपका बन रहा है 2 पाइरुविक एसिड का मॉलिक्यूल। सो वी विल राइट 2 पाइरुवेट। ठीक है, 2 पाइरुवेट, और कितना बन रहा है, 2 ATP बन रहा है आपका, तो 2 ATP। उसके बाद 2 NADH बना, 2 H+ बना, 2 NADH प्लस 2 H+ और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए यहाँ एक आप लग रहा होगा एक H2O है, बट वो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 H2O हो जाएगा ना। उसी तरह NAD+ एक जगह दिखाया हुआ था, लेकिन वो 2 मॉलिक्यूल है, 2 NAD+ हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारा EMP पाथवे ग्लाइकोलिसिस का है, वो ग्लूकोज 2 ATP यूज हो रहा है, 2 NAD+ यूज हो रहा है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हो रहा है, बन क्या रहा है, पाइरुवेट बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल, 2 ATP रिलीज हो रहा है, 2 NADH, 2 H+ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आप लेते हैं तो आपका इक्वेशन इस हिसाब से सेटअप होता है। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, पाइरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है,
अब आपको समझना है कि ये जो पायरुविक एसिड बना इसके साथ होगा क्या, व्हाट हैपेंस टू दिस पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बना है, ग्लाइकोलाइसिस होगा क्या पायरुविक एसिड, एंड अपॉन द सेल्यूलर नीड, जरूरत होगा उस हिसाब से वो पायरुविक एसिड को मेटाबोलाइज करेगी। ठीक है, so there are basically three major ways in which different cells can handle pyruvic acid which is produced by glycolysis। ठीक है, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में यूज हो जाएगा, या वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होगा, या एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होगा। ठीक है, तो तीन तरीके से वो यूज होता है, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर होगा, या फर्मेंट होगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा या अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, सो फर्मेंटेशन जो है वो एनएरोबिक कंडीशन में होता है, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं है। इट विल हैपन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट में आपका एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं या कैरेप साइकिल बोलते हैं। सो इन कैरेप साइकिल देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जो पाइरुवेट बना वो तीन तरीके का फेट है उसका। ठीक है, इस पाइरुवेट के कारण आप समझिए कि दो कंडीशंस हैं, एरोबिक। ठीक है, एरोबिक अगर है, ऑक्सीजन है अगर, ठीक है, या ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो एनएरोबिक। अगर एरोबिक कंडीशन है इसका मतलब कि दिस विल अंडरगो कैरेप साइकिल। ठीक है, तो फिर कैरेप साइकिल में जाएगा, वो एरोबिकली ऑक्सीडाइज करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 और वाटर बनेगा। अब एनएरोबिक है तो दो तरीके का चीजें हो सकती हैं, फर्मेंटेशन होगा। अब ये फर्मेंटेशन दो तरह का होता है, या तो उसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा या अल्कोहल बनेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं लैक्टेट, लैक्टिक एसिड, या अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, या अल्कोहल बन रहा है, तो अल्कोहल बनेगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, ये फेट है, तो तीन तरीके का फेट आपको दिख रहा है। वही चीज यहाँ पे अभी आपको समझाया होगा फर्मेंटेशन। So in fermentation, let's say by yeast, Saccharomyces cerevisiae, there is incomplete oxidation of glucose, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं उपलब्ध। ठीक है, so it is achieved under anaerobic condition by sets of reactions where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। ठीक है, क्या हो रहा है आपका ये, इसको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं या इथानोलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या जनरेट हो रहा है, अल्कोहल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अब रिएक्शंस हैं तो एंजाइम्स भी होंगे। सो द एंजाइम्स इज पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दो एंजाइम। ठीक है, सो दीज टू एंजाइम्स विल लाइक लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। ठीक है, तो जैसे कि मसल्स, हम लोग जब जिम जाते हैं, काफी एक्सरसाइज करते हैं, तो ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड जो होगा वो लैक्टिक एसिड में रिड्यूस हो जाएगा बाय यूजिंग दिस एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आपका लैक्टिक एसिड बनता है, इसीलिए आपका जो बदन दर्द देने लगेगा आप जब जिम वर्कआउट करते हैं, तो क्योंकि वो लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, so the reducing agent is NADH plus H plus will be oxidized to NAD plus in both processes। ये जो फर्मेंटेशन हो रहा है आपका, चाहे अल्कोहलिक हो या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपका NADH2 है। ठीक है, और NADH plus H plus, तो वो रीऑक्सीडाइज होगा तो हाइड्रोजन हट जाएगा, तो हाइड्रोजन हट जाएगा तो NAD प्लस बन जाएगा, तो इट इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस। अब यही चीज आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है 14.2 में, आप देखिए यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं।
यहाँ पे आपने देखिए ग्लूकोज से आप ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाए, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका 3 पीजीए बना और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बना। ठीक है, फिर फाइनली आपका पायरुविक एसिड बना। ये आपका एंड प्रोडक्ट था ग्लाइकोलाइसिस का। अब इसके दो पाथ हैं, एक NaTH प्लस H प्लस रीऑक्सीडाइज हुआ Na प्लस और आपका बन रहा लैक्टिक एसिड, और दूसरा फिर से NaTH2 रीऑक्सीडाइज होकर Na प्लस बना और आपका बना इथानोल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब फर्मेंटेशन में पाइरुवेट का फेट है, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो जो एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, LDH। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो ये एंजाइम है लैक्टेट। और इथानोलिक में आपको दो तरीके का एंजाइम आ रहा था, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आ रहा था और दूसरा पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके आएगा, अल्कोहल डिहाइड्रो और पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। CO2 भी अलग हट रहा है, तो PDC बोलते हैं उसको, पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो दो एंजाइम है यहाँ पे जो आपको ये बताए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होता है। कहने का मतलब ये डेटा इंपॉर्टेंट है, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी फॉस्फेट। ये पूछ सकता है क्योंकि ये डेटा है, फैक्ट है। तो लेस देन 7% जो है ग्लूकोज में जो एनर्जी होगा वो आपका ये फर्मेंटेशन के तौर पे बाहर आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है यहाँ। ऑल्सो जो प्रोसेसेस है वो खतरनाक है, हैजार्डस है, क्योंकि यहाँ देखिए या तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड, या तो फिर आपका अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट हैं दे आर नॉट वायबल प्रोडक्ट, दे आर नॉट गुड प्रोडक्ट्स। So what is the net ATP that is synthesized? Calculate how many ATP are synthesized and deduct the number of ATP utilized during glycolysis when one molecule of glucose is fermented to alcohol or lactic acid. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोचना है कि कितना ATP फाइनली हमको मिल रहा है। ठीक है, yeasts they poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। तो कहीं पे 14% लिखा रहता है कि अगर ईस्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ के 14% हो गया, 13% हो गया, तो वो खुद को पॉइजन कर लेंगे, मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा आपका अल्कोहल। ठीक है, सो व्हाट देन वुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड? कितना होना चाहिए, क्योंकि पॉइजन हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड? ठीक है, ये जो पार्ट है आपको क्लास 12 में बताया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आप 40% अल्कोहल, 60% अल्कोहल आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरली जो है ईस्ट वो आपका 13% ही दे रहा है। ठीक है, तो कैसे हम उसको फर्दर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप ये चीज समझिए कि जो फर्मेंटेशन है वो दो एंड प्रोडक्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे अब आपको समझना है कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। सो व्हाट देन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिजम्स कैन कैरी आउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज? अगर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा।
and extract the energy stored to synthesize a large number of ATP molecules needed for cellular metabolism. ठीक है, तो ऑक्सीजन का कमी में आप देख रहे थे बहुत ज्यादा ATP नहीं बन रहा है. So in eukaryotes these steps take place within mitochondria. ठीक है, जिसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. So aerobic respiration requires oxygen. It is the process that leads to complete oxidation of organic substances in presence of oxygen, releases CO2, water, large amount of energy which is present in the respiratory substrate. So this type of respiration is most common in higher organisms. ठीक है, तो ये हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन जो है वो आपका ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये 3 तरीके का फेट आपने यहाँ पे देखा. समझ में आई बात? अब यहाँ पे कुछ चीज ऐसा है जो कि आपसे ये लोग पूछते हैं, वो है अलग अलग, चूंकि यहाँ पे अलग अलग अल्कोहल का दिया हुआ है तो आपसे पूछ सकता है किसमें कितना परसेंट अल्कोहल है. तो ये रम जो है, रम में 37.5% से 80% अल्कोहल हो सकता है. ठीक है, इसको हम लोग 40% बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ब्रांडी 35%. ठीक है, अब जरूरी नहीं है, अलग अलग जो टाइप है ब्रांडी का उनमें अलग अलग कंसेंट्रेशन हो सकता है अल्कोहल का, इथेनॉल. बट ये एक बोर्ड का लगभग 45%, 50%, 70% भी है रशियन बोर्ड का में. तो 45%. ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए कि आप जो ये परसेंटेजेस हैं, हमने इतना परसेंटेजेस अल्कोहल का कैसे बढ़ाया. ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग जब इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में प्रोसेस करते हैं तो बड़ा बड़ा बायो रिएक्टर्स हमारे पास होता है. ठीक है, बड़े बड़े बायो रिएक्टर वेसल्स होते हैं जहाँ पे हम डिस्टिलेशन की मदद से अल्कोहल का कंसेंट्रेशन 13% से बढ़ा दिया, क्योंकि 13% मैक्सिमम होता है नेचुरल केस में. बट यहाँ पे देखिए 40, 45, 70, 80 इस टाइप से हम अल्कोहल कंटेंट बढ़ा रहे हैं. सो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिस्टिलेशन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. सवाल यहाँ और भी पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक. ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन. मान लीजिए आप अल्कोहल पी के आप गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस आपको पकड़ेगी तो सबसे पहले टेस्ट करेगी. ठीक है, तो ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल जो है वो ब्लड में मौजूद है. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं 10%, 10% का मतलब क्या हो गया? 10% BAC ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप क्या बोलिएगा? जब उस आदमी का टेस्ट होगा तो आपको पता चलेगा कि अगर 1/1000 तो 1000 यूनिट अगर ब्लड लेते हैं तो 1 यूनिट अल्कोहल मिलेगा. इतना है. ठीक है, तो ये इनका डेफिनेशन है. अब उसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, 1 यूनिट अल्कोहल होगा इन 1000 यूनिट ब्लड, उस हिसाब से इन लोगों ने ब्लड अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड किया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन यही हो रहा है कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का अगर नेचुरली फर्मेंट करते हैं तो 13% से 14% मैक्सिमम रीच आउट होगा.
और अगर उसको बढ़ाना है, जैसे रम में 40%, 40 से 80% भी जाता है, ब्रांडी 35 से 50 जाता है, वोडका 45 से 70 जाता है। अगर इतना हाई लेवल ऑफ कंसेंट्रेशन आपको अल्कोहल का बढ़ाना, देन यू विल हैव टू गो फॉर डिस्टिलेशन इन द बायोरिएक्टर वेसल। और ये आपको कोई यहाँ पे आपको समझना यही है कि जो बना था ग्लाइकोलाइसिस में, वो 3 तरीके से फर्दर यूज होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन की माइक्रो। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग परसों देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।